जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे सिंगल कागज के पन्ने की जिसमें इतनी ताकत है कि वो बड़े से बड़े प्रधानमंत्री के फैसलों को भी पलट सकता है। मतलब 140 करोड़ लोगों की जिंदगी के नियम तय कर सकता है। हाँ, और जिसने भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अदालती जंग भी छेड़ दी थी। बिल्कुल। आमतौर पर जब हम कानूनी दस्तावेजों की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हजारों पन्नों की मोटी मोटी किताबें और बेहद उबाऊ भाषा आती है। लेकिन आज हम जिस कागज की बात कर रहे हैं उसे पढ़ने में शायद 2 मिनट से भी कम का समय लगे। और सच कहूँ तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मतलब इतने कम शब्दों में किसी देश की पूरी आत्मा को समेट देना कोई छोटी बात नहीं है। ये पन्ना सिर्फ कुछ वाक्यों का समूह नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी व्यवस्था खड़ी है। सही कहा आपने। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम आम बोलचाल में प्रीएम्बल कहते हैं। जिसे कई लोग संविधान का परिचय पत्र या आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कुछ गिने चुने शब्द बिना किसी भारी भरकम कानूनी उलझन के इस पूरे देश की शक्ति का स्रोत बन गए। बिल्कुल। और इस दस्तावेज की गहराई में उतरने से पहले हमें उस माहौल को समझना होगा जब ये लिखा जा रहा था। हाँ, वो 9 दिसंबर 1946 का दिन। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी। और फिर इसके कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। हाँ, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही प्रस्ताव थोड़े बहुत बदलावों के साथ आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बना। मतलब ये एक तरह से उस नए घर का नक्शा था जिसे हम आजादी के बाद बनाने वाले थे। और इसे बनाने में लगभग 3 साल लग गए। हाँ, 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया था। लेकिन यहाँ एक ऐतिहासिक पेच है। इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया। 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार। और ये इंतजार बिना किसी कारण के नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। मुझे याद है कि इसका कनेक्शन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही भावुक पल से जुड़ा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका सीधा संबंध 26 जनवरी 1930 से है। उस दिन लाहौर अधिवेशन के बाद पहली बार पूरे देश में पूर्ण स्वराज का दिन मनाया गया था। अरे हाँ, मतलब उस वक्त देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने मानसिक रूप से खुद को आजाद मान लिया था। बिल्कुल। तो उसी ऐतिहासिक दिन की अहमियत को हमेशा के लिए अमर करने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का फैसला किया गया। ये महज एक तारीख नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों पुराने सपने के सच होने का दिन था। ठीक है, चलिए ऐसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। हाँ, बताइए। मतलब इतिहास और तारीखें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब कोई इस प्रस्तावना को पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि इस इतने विशाल देश को, इसके पूरे सिस्टम को, अदालतों को आखिर ताकत कहाँ से मिलती है? और ये प्रस्तावना का सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी हिस्सा है। देखिए, प्रस्तावना की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उद्घोषणा है। अगर मैं इसे आज के कॉर्पोरेट ढांचे के नजरिए से देखने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा लगता है, मान लीजिए कि भारत एक बहुत विशाल कंपनी है। अच्छा, ठीक है। और ये जो संविधान है वो उस कंपनी की रूल बुक है। अब अगर कोई पूछे कि इस कंपनी का असली मालिक कौन है, क्या वो प्रधानमंत्री हैं या क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जवाब है कि इस कंपनी के असली शेयर होल्डर्स देश के आम नागरिक हैं। सत्ता की असली चाबी हम भारत के लोग के पास है। राजनेता तो केवल हमारे चुने हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो हमारी इच्छा से काम कर रहे हैं। ये तुलना सच में चीजों को बहुत अच्छी तरह से साफ कर देती है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई किताबी आदर्श नहीं है, बल्कि हमारी अदालतों ने इसे कानूनी सत्य माना है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर हम 1954 के भारत संघ बनाम मदन गोपाल काबरा मामले को देखें तो उस वक्त नई नई आजादी मिली थी और कई बार सत्ता में बैठे लोग ये भूलने लगे थे कि असली ताकत किसके पास है। जो कि अक्सर होता है। हाँ, तो तब सर्वोच्च न्यायालय को ये स्पष्ट करना पड़ा कि भारत के लोग ही संविधान का मूल स्रोत है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र का जो असली गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो जनता ही रहेगी। तो जब ये बात साफ हो गई कि शक्ति हम भारत के लोगों के पास है,
तो सवाल ये उठता है कि इन नागरिकों ने मिलकर आखिर कैसी व्यवस्था बनाई? बिल्कुल सही सवाल है। मतलब जब वो आजाद हुए तो उनके दिमाग में भारत का क्या स्वरूप था? इसके जवाब में प्रस्तावना में 5 बेहद अहम शब्द देती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये पांचों शब्द आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक के बाद एक ये शब्द कैसे काम करते हैं। जी। सबसे पहला शब्द है संप्रभु या सॉवरेन। देखिए, इसे इस तरह से समझिए, 1947 से पहले भारत के लिए फैसले लंदन में लिए जाते थे। हाँ, हम किसी और के अधीन थे। बिल्कुल। तो संप्रभु होने का सीधा अर्थ है कि अब भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमारे ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। ये पहला कदम था, खुद का मालिक बनना। लेकिन खुद का मालिक बनना ही काफी नहीं है ना। इसके बाद ये भी तय करना था कि हम समाज को कैसे चलाएंगे। और यहीं पे प्रस्तावना के अगले 2 शब्द आते हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। हाँ, सोशलिस्ट और सेक्युलर। अब जब मैंने इस विषय पर पढ़ा तो एक चीज ने मुझे बहुत चौंका दिया। ये दोनों शब्द 1950 में लागू हुए मूल संविधान में थे ही नहीं। हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, वो भी तब जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। बिल्कुल, ये भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। 1976 में इन शब्दों को स्पष्ट रूप से इसलिए जोड़ा गया ताकि देश की दिशा को और ज्यादा स्पष्ट किया जा सके। लेकिन मुझे यहाँ समाजवादी शब्द पर थोड़ा रुकना है। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। क्योंकि अगर मैं आज के भारत को देखूं तो हमारे पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े अरबपति हैं, विशाल प्राइवेट कंपनियां हैं, शेयर बाजार हैं। अगर हमारी प्रस्तावना कहती है कि हम समाजवादी हैं, तो क्या ये सीधा सीधा विरोधाभास नहीं है? देखिए, बाहर से देखने पर ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। हमारा समाजवाद सोवियत संघ वाले मार्क्सवादी समाजवाद से बहुत अलग है। अच्छा, वो कैसे? वहाँ सब कुछ सरकार के कब्जे में होता है, लेकिन हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। 1982 के DS नकारा बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। कोर्ट ने क्या कहा था इसमें? कोर्ट के अनुसार हमारे समाजवाद का लक्ष्य अमीर को गरीब बनाना नहीं है, बल्कि गरीबी, अज्ञानता और बीमारी को खत्म करना है। मतलब सबको एक बराबर लेवल पे लाना है। हाँ, इसका मूल उद्देश्य लोगों को एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करना और अवसरों की समानता देना है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां प्राइवेट कंपनियां भी रहेंगी और सरकार भी आम इंसान के कल्याण के लिए काम करेगी। ये काफी दिलचस्प है। और फिर आता है धर्मनिरपेक्ष शब्द। इस शब्द पर तो आज भी रोज बहस होती है। बिल्कुल होती है। अगर कोई हमारी इस चर्चा को सुन रहा है तो उसके दिमाग में भी ये सवाल आ सकता है कि क्या धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है कि राज्य धर्म का विरोधी है, या क्या हमें एक नास्तिक देश बनने की दिशा दी जा रही है? ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पश्चिमी देशों में जैसे कि फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य और धर्म के बीच एक सख्त दीवार। हाँ, वहाँ राज्य धर्म से पूरी तरह अलग रहता है। बिल्कुल, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। 2005 के MP गोपाल कृष्णन नायर बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म का विरोध या नास्तिक समाज नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य की नजरों में सभी धर्म एक समान हैं। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 को देखें तो वे कहते हैं कि धर्म के आधार पर किसी को नौकरी या न्याय मिलने में भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 25 से 28 भी तो है। बिल्कुल, जो हर इंसान को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की आजादी देते हैं। तो ये धर्म को दबाने के बारे में नहीं, बल्कि सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बारे में है। ये बहुत ही अहम बारीकी है। और इसके बाद जो 2 शब्द हमारे देश के स्वरूप को पूरा करते हैं वो है लोकतांत्रिक और गणतंत्र। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हाँ, हम अक्सर बोलचाल में इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। मतलब हम कह देते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, लेकिन इनके बीच एक बहुत गहरा तकनीकी अंतर है। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल अलग धारणाएं हैं। चलिए, गणतंत्र को एक उदाहरण से समझते हैं। ब्रिटेन एक बहुत पुराना लोकतंत्र है। वहाँ चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है। क्योंकि वहाँ राजशाही है। बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ राष्ट्र का प्रमुख आज भी शाही परिवार से आता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आप विंसर परिवार में पैदा नहीं हुए हैं तो आप ब्रिटेन के राजा या रानी नहीं बन सकते। और इसके विपरीत भारत में
भारत में गणतंत्र होने का मतलब है कि राष्ट्र का प्रमुख यानी हमारे राष्ट्रपति कोई वंशानुगत राजा नहीं होगा। एक बिना बिजली वाले छोटे से गांव में पैदा हुआ व्यक्ति भी अपनी योग्यता से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। यही गणतंत्र की असली ताकत है। वाह। और अगर हम लोकतांत्रिक होने की बात करें? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव करवा लेना नहीं है। 2002 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार तर्क दिया था। अच्छा, क्या तर्क था? जज ने कहा था कि अगर लोग अपने उम्मीदवारों के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानते, तो फिर वोट डालने का क्या मतलब? हाँ, मतलब बिना जानकारी के वोट देना तो बेकार है। बिल्कुल। इसलिए लोकतंत्र की असली आत्मा निष्पक्ष चुनाव और लोगों की जागरूकता में बसती है। सिर्फ वोटिंग मशीन का बटन दबाना लोकतंत्र नहीं है, सोच समझकर बटन दबाना लोकतंत्र है। तो अब तक की चर्चा से ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि सत्ता हम भारत के लोगों से आती है और हमने एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र देश बनाया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कोई आम नागरिक ये पूछ सकता है कि ठीक है, देश का ढांचा तो बहुत शानदार है, लेकिन इसमें मेरे लिए क्या है? मतलब ये प्रस्तावना एक आम इंसान से क्या वादे करती हैं? आय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अगर हम न्याय या जस्टिस की बात करें तो प्रस्तावना इसे सिर्फ अदालती मुकदमों तक सीमित नहीं रखती। बिल्कुल नहीं। ये 3 तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और इन तीनों का क्रम भी बहुत सोच समझकर रखा गया है। जैसे सबसे पहले सामाजिक न्याय। हाँ, जिसका मतलब है कि समाज में किसी के साथ उसकी जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आता है आर्थिक न्याय। मतलब ऐसा ना हो कि देश की सारी संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास सिमट जाए। बिल्कुल, और बाकी लोग भूखे सोएं। समान काम के लिए समान वेतन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और अंत में राजनीतिक न्याय, जो ये सुनिश्चित करता है कि देश के सबसे अमीर इंसान के एक वोट की कीमत और एक गरीब किसान की एक वोट की कीमत बिल्कुल बराबर है। एकदम सही। राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने का रास्ता सबके लिए खुला है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता या लिबर्टी का वादा। ये हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी देता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल जोड़िए। अक्सर लोग मानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मतलब ये ऐसा है जैसे स्वतंत्रता को कोई बिना ब्रेक की गाड़ी मान लिया जाए। ये एक बहुत आम गलतफहमी है ना? लेकिन मुझे लगता है कि ये एक गलत एनोलॉजी है। स्वतंत्रता असल में एक स्पीकर के वॉल्यूम नॉब की तरह है। अरे वाह, ये तुलना बहुत दिलचस्प है। इसे थोड़ा और खोलिए। देखिए, आपको अपनी पसंद का संगीत सुनने और वॉल्यूम बढ़ाने की पूरी आजादी है, लेकिन संविधान उस नॉब पर एक लिमिटर लगा देता है। अच्छा। आप वॉल्यूम इतना तेज नहीं कर सकते कि आपके पड़ोसी के कान के पर्दे फट जाएं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन ये समाज के हित, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रतिबंधों के अधीन है। आपकी आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से दूसरे इंसान के अधिकार शुरू होते हैं। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। और अगर हम सभी को ये स्वतंत्रता और समानता मिल भी जाए, तब भी ये देश एक साथ कैसे खड़ा रहेगा? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी विविधताएं हैं। बिल्कुल। और यहीं पर प्रस्तावना का आखिरी वादा काम आता है, बंधुत्व यानी भाईचारा। हमारा देश इतनी विविधताओं से भरा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतने धर्म और अलग-अलग भाषाएं हैं। तो उन सबको एक साथ बांध कर रखने के लिए एक गोंद की जरूरत तो होगी। और वही गोंद ये बंधुत्व है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि बिना भाईचारे के समता और स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर लोगों के बीच आपसी सम्मान और भाईचारा नहीं होगा, तो समता लागू करने के लिए हमेशा पुलिस की जरूरत पड़ेगी। बंधुत्व ही वो भावना है जो ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे और राष्ट्र की एकता भी सुरक्षित रहे। और यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, और शायद हमारी आज की पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा भी यही है। वो कैसे? देखिए, अगर मैं सब सुन रहा हूँ तो मेरे मन में एक शक पैदा होगा। मैं सोचूंगा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छी कविता जैसा लगता है, बहुत ऊंचे ऊंचे आदर्श हैं। हाँ। लेकिन अगर मुझे आर्थिक न्याय नहीं मिलता, या अगर मुझे लगता है कि मेरी स्वतंत्रता छिन रही है, तो क्या मैं इस प्रस्तावना के पन्ने को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ? मतलब क्या कानूनी रूप से इसकी कोई अहमियत है भी? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है।
सच कहूं तो इसी एक सवाल ने दशकों तक भारत के सबसे बड़े वकीलों और जजों की नींदें उड़ाए रखी थी। अच्छा। हाँ, इसके पीछे का न्यायिक इतिहास किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। 1960 में एक बहुत ही मशहूर मामला आया था, बेरूबाड़ी संघ मामला। उसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और उस वक्त जजों ने इसे पढ़ा और कहा कि नहीं, ये संविधान का भाग नहीं है। रुकिए, क्या 1960 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान के बाहर की चीज है? लेकिन ऐसा क्यों? मतलब वो कोई कानून नहीं बना रही। हाँ, उन्होंने माना कि यह सिर्फ उन निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने की एक कुंजी है जिन्होंने संविधान बनाया था। कानूनी रूप से इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो फिर आज हम इसे संविधान का परिचय पत्र क्यों कह रहे हैं? ये यूटर्न कब आया? ये यूटर्न आया 13 साल बाद 1973 में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अहम मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अरे हाँ, ये तो बहुत ही मशहूर केस है। बिल्कुल। उस समय सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की एक बेंच बैठी थी, जो कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। कई दिनों की तीखी बहसों के बाद अदालत को ये एहसास हुआ कि आप शरीर को उसकी आत्मा से अलग नहीं कर सकते। बहुत गहरी बात है। हाँ, उन्होंने अपने ही 1960 के फैसले को पलट दिया और घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का ही एक अभिन्न अंग है। बाद में 1995 के LIC ऑफ इंडिया मामले में भी इस बात को पक्का कर दिया गया। लेकिन अगर ये संविधान का भाग है, तो क्या इसका उल्लंघन होने पर सीधे कोर्ट से न्याय मांगा जा सकता है? देखिए, यहाँ एक तकनीकी पेचीदगी है। प्रस्तावना गैर न्यायोचित है, यानी नॉन जस्टिशिएबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप सीधे प्रस्तावना की किसी लाइन को आधार बनाकर अदालत से कोई आदेश जारी नहीं करवा सकते। तो फिर अगर मैं इसे कोर्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसका फायदा ही क्या हुआ? फायदा ये है कि ये एक मार्गदर्शक या टॉर्चलाइट की तरह काम करती है। कई बार ऐसा होता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा बहुत जटिल होती है। हाँ, कानूनी भाषा तो वैसे ही मुश्किल होती है। बिल्कुल। या कभी-कभी एक ही कानून के दो अलग-अलग मतलब निकल रहे होते हैं। तब जज दुविधा में पड़ जाते हैं कि सही व्याख्या क्या है। ऐसे समय में वो इस टॉर्चलाइट यानी प्रस्तावना को जलाते हैं और देखते हैं कि संविधान बनाने वालों का असली सपना क्या था। और फिर फैसला उसी आधार पर होता है। हाँ, न्याय का पलड़ा उसी तरफ झुकता है जो प्रस्तावना के आदर्शों से मेल खाता हो। एक बात और जो मेरे दिमाग में आ रही है, अगर ये संविधान का हिस्सा है, तो क्या सरकार इसमें बदलाव कर सकती है? जैसे हमने पहले बात की थी कि 1976 में इसमें नए शब्द जोड़े गए थे। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 368 के तहत संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उसी केशवानंद भारती केस ने एक बहुत ही कड़ा नियम बना दिया था, जिसे हम मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। एकदम सही। इस मूल ढांचे को अगर बहुत ही आसान भाषा में समझना हो तो कैसे समझेंगे? देखिए, इसे एक घर की तरह समझिए। मान लीजिए संविधान एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर है। ठीक है। अब संसद के पास ये अधिकार है कि वो समय के साथ इस घर की दीवारों का रंग बदल दे, खिड़कियों के डिजाइन बदल दे या नया फर्नीचर ले आए, जिसे हम संशोधन कहते हैं। लेकिन संसद इस घर के बुनियादी पिलर्स को नहीं तोड़ सकती जिन पर ये पूरा घर टिका हुआ है। मतलब सरकार समाजवादी शब्द जोड़ तो सकती है, लेकिन वो लोकतांत्रिक या गणतंत्र शब्द को हटाकर देश को तानाशाही में नहीं बदल सकते। बिल्कुल सटीक। प्रस्तावना उसी बुनियादी ढांचे का एक ब्लूप्रिंट है। इसे बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? बताइए। जब हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रस्तावना सिर्फ इतिहास की किताब का कोई पुराना पन्ना नहीं है जिसे एक बार पढ़ लिया और भूल गए। बिल्कुल नहीं। ये उन सभी अधिकारों, स्वतंत्रताओं और दायित्वों की नींव है जो हर दिन हमारे जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं। हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे वोट देते हैं, हम कैसे अपने धर्म का पालन करते हैं, इन सब की गारंटी इसी एक पन्ने में समाई हुई है। ये कोई मृत दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवित आदर्श है जो हर दिन हमारी अदालतों में और हमारी संसद में धड़कता है। आज की इस चर्चा ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे संविधान निर्माता कितनी दूर की सोच रखते थे। उन्होंने उन शब्दों को चुना जो आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन कर सके। हाँ, और यहाँ मैं इस गहन चर्चा को सुनने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत ही
गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल बताइए। हमने देखा कि कैसे 1976 में समाज की बदलती जरूरतों को देखते हुए प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए। हमारा संविधान समय के साथ विकसित होता है। अब जरा सोचकर देखिए, आज दुनिया जिस तेजी से बदल रही है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगियों में घुस चुका है। बिल्कुल, डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन से पूरी धरती संकट में है। तो अगर भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस प्रस्तावना में कोई नया आदर्श या शब्द जोड़ना पड़े तो वो क्या होगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या वो तकनीकी समानता या डिजिटल इक्वालिटी से जुड़ा कोई शब्द होगा, या क्या वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक न्याय यानी इकोलॉजिकल जस्टिस की बात करेगा? ये सच में एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आज से 50 या 100 साल बाद का भारत अपनी प्रस्तावना में खुद को कैसे परिभाषित करना चाहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जो लोग हमें सुन रहे हैं उन सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार आज से 100 साल बाद भी वो प्रस्तावना उसी एक वाक्य से शुरू होगी, हम भारत के लोग। एकदम सही। तो चलिए भविष्य के इसी सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमने शुरुआत इस सोच से की थी कि कानूनी दस्तावेज अक्सर उबाऊ होते हैं। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल भी उबाऊ नहीं था। बिल्कुल नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जब भी आप किसी सरकारी कार्यालय या स्कूल की किताब में इस परिचय पत्र को देखेंगे तो आपको सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक 40 करोड़ लोगों की सामूहिक ताकत नजर आएगी। खुद से सवाल पूछते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और हम मिलेंगे अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।